ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त से दिसंबर 2025। इस 5 महीने के कालखंड में, या कहिए जो साल के अंतिम 5 महीने का समय है, इसमें बनने वाले 14 विशेष योग। मेरे चैनल पर विभिन्न प्रकार के राशिफल आते हैं, जिसमें कॉन्सिस्टेंटली साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मैं चंद्र के गोचर पर आधारित साप्ताहिक राशिफल देता हूँ। मासिक राशिफल, जिसमें जो प्रमुख चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में उस पर आधारित विश्लेषण करता हूँ सभी ग्रहों के गोचर पे। त्रिमासिक में भी मैं ग्रहों की गोचरीय अवस्था पर 3 महीने का ब्यौरा देता हूँ, और बाकी भी बड़े ग्रहों का यथासंभव आता ही है राशिफल। लेकिन यह जो वीडियो है ये बहुत विशेष है, क्योंकि ऐसी 14 परिस्थितियाँ, ऐसे 14 विशेष ग्रहों के समीकरण, योग, युति, ग्रहण आदि का विवेचन मैंने इस वीडियो में किया है। और इसमें हर ग्रह का गोचर या गोचरीय स्थिति पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, जैसा मैंने कहा, 14 विशेष योग जो अगस्त से लेकर दिसंबर तक बनेंगे और जिनका हमारे जीवन पर कई प्रकार का प्रभाव रहेगा, कुछ अच्छा भी कुछ बुरा भी। और हमेशा की तरह उन चीज़ों की हम विवेचना करेंगे। बहुत कुछ घटित हो रहा है, और जो व्यक्ति ज्योतिष में थोड़ा इंटरेस्ट रखता है और समझता है कि ज्योतिषीय जो गणना है उसका उपयोग अपने जीवन में कर पाए, कुछ अच्छी चीज़ों का लाभ उठा पाए, कुछ बुरे समीकरणों से बच पाए, उनके लिए अवश्य जो राशिफल होगा बहुत विशेष होगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको अवश्य देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चलते हैं पहले योग की तरफ। पहला योग कब बनेगा? 17 अगस्त से 17 सितंबर 2025 के बीच में। केतु सूर्य ग्रहण दोष। 17 अगस्त को सूर्य राशि बदलेंगे और आपके 12वें घर में जाकर बैठ जाएंगे, यानी कि सिंह में, और 17 सितंबर तक वो वहीं पर रहेंगे। अब देखिए, दो चीज़ें होती हैं ग्रहण की जब बात करते हैं। एक जो खगोलीय घटना होती है, जैसे मार्च में 2 ग्रहण लगे थे और अभी सितंबर में लगेंगे। एक होता है ग्रहण दोष। ग्रहण दोष जो ज्योतिषीय भाषा में हम दोष की बात करते हैं, चंद्रमा पर हर महीने में 2 बार ग्रहण दोष लगता है। 2.5 दिन के लिए वो राहु के साथ बैठते हैं महीने में, और 2.5 दिन के लिए केतु के साथ। और सूर्य पर जब ग्रहण दोष लगता है तो साल में 2 बार लगता है, लेकिन लंबे कालखंड के लिए। 1 महीने के लिए जब वो राहु के साथ बैठते हैं और 1 महीने के लिए केतु के साथ। तो यहाँ पे वो केतु के साथ ग्रहण दोष युक्त हो गए और 1 महीने तक ये प्रभाव रहेगा। अच्छी चीज़ों की चर्चा पहले करेंगे। सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और 12वें घर में आ गए, और विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं और केतु के साथ बैठे हैं। सूर्य केतु, हाँ, जहाँ ग्रहण दोष है वहीं अगर देखें दोनों ही अग्नि तत्व हैं, अग्नि तत्व के ग्रह हैं और अग्नि तत्व की राशि में है। और 12वां भाव क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस का है, बदलाव का है, अंत का है। तो अगर जीवन में किसी उधेड़ बुन में फंसे हुए थे, किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे जिससे निकल नहीं पा रहे थे, अब ये किसी भी एरिया में हो सकता है, क्योंकि इसमें कुछ कुंडलियाँ, जो पर्टिकुलर कुंडली है उसमें ज़्यादा डीप जाकर देखना पड़ता है, पर ये एक सामान्य आधार पर मैं कह सकता हूँ कि अगर आप से करियर में, बिजनेस में, धन के रूप में कोई किसी सिचुएशन में फंस से गए थे, उससे यहाँ पर निकलने का मौका मिलेगा। क्योंकि विपरीत राजयोग बन रहा है, लेकिन क्योंकि ग्रहण दोष भी है, तो वो मौका इस प्रकार का होगा कि जहाँ पे आपको थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन अभी के लिए थोड़ा नुकसान उठाकर उस बुरी सिचुएशन से निकल सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है। सूर्य केतु 12वें घर में, सूर्य 12वें घर के स्वामी, विपरीत राजयोग और केतु के साथ। अगर आपका बहुत विलंबित विदेश से संबंधित कोई कार्य अटक रहा था, वीज़ा का हो, इमिग्रेशन का हो, मैं ये नहीं कहूँगा पूर्ण हो जाएगा क्योंकि केतु है, लेकिन एटलीस्ट वो जो कार्य एकदम अटक गया था, कुछ हो ही नहीं रहा था उसमें, उस कार्य को थोड़ी सी गति अवश्य प्राप्त होगी। और क्योंकि 12वां घर छठे से सप्तम है और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं, 12वां भाव दवाइयाँ, हॉस्पिटल्स, इलाज भी दिखाता है। और केतु तो स्वयं उनको चिकित्सक भी कई जगह पर कहा गया है, सर्जरी के बहुत प्रमुख कारक है। चिकित्सक नहीं, केतु को चिकित्सक नहीं कहा गया, पर चिकित्सा में केतु का उपयोग बहुत है।
पर्टिकुलरली केतु को चिकित्सक नहीं कहा गया, पर जैसे मैंने कहा चिकित्सा में उनका उपयोग बहुत है। हाँ, सूर्य को वैद अवश्य कहा गया है। तो जब 12वें घर में चिकित्सा के कारक और वैद साथ में बैठ गए, ये 2-3 प्रकार से आपको बहुत लाभान्वित कर सकता है। पहला, लेट्स से कि आपको कोई डिजीज़ थी और वो डायग्नोज ही नहीं हो पा रही थी, बहुत अच्छा टाइम है। बहुत बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। उसमें कुंडली में कई योग होते हैं, राहु केतु का प्रभाव, अष्टम भाव का बहुत प्रभाव होता है। व्यक्ति को कोई दिक्कत है और वो परेशान है, लेकिन डॉक्टर्स के पास ज़्यादा, डॉक्टर्स कहते हैं कुछ खराब नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। भाई डॉक्टर तो रिपोर्ट पे बोलेंगे ना। अब कभी कभी होता है रिपोर्ट्स में आया ही नहीं चीज़ें। स्पेशली जो लोग विदेश में रहते हैं उनको बहुत दिक्कत होती है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आपको टेस्ट कराने में ही बहुत टाइम लग जाता है, डॉक्टर्स की डेट नहीं मिलती। इंडिया में ठीक है, बहुत प्रॉब्लम्स है, पर इंडिया की बहुत प्लस साइड्स भी हैं। आप आज अगर इंडिया में रह रहे हैं और आपको कोई हेल्थ इशू है, आप फटाफट जाके अपना टेस्ट करा लें। आजकल तो घर में आधे घंटे में आके टेस्ट कर जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको लेट्स से कोई डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था, वो हो जाएगा, उसके चांसेस हैं। और अगर कोई इलाज नहीं मिल रहा था तो इलाज बदल कर यहाँ पर आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि डिजीज़ जो तंग कर रही थी उससे निकलने का एक अवसर प्राप्त होगा। और कभी कभी तो यहाँ पे पुराने गंभीर रोगों का भी इलाज प्राप्त हो सकता है। तो ये सब अच्छी चीज़ें हैं। सूर्य मंदिरों के कारक हैं, 12वां घर तीर्थ स्थल है, केतु आध्यात्मिकता है। तो 12वें घर में ये मिलन कभी कभी व्यक्ति को धार्मिक स्थलों पर लेके जाता है, और यहाँ पे कभी कभी ना व्यक्ति अकेले यात्रा करने का उसका मन करता है। ठीक है, हमारा देश धर्म का देश है, धार्मिक स्थलों का देश है, और अधिकतम जब हम धार्मिक जगहों पर जाते हैं तो या तो सपरिवार जाते हैं या कभी कभी दोस्तों के साथ जाते हैं, रिश्तेदारों के साथ जाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से कभी ना हमें एक अवश्य आध्यात्मिक यात्रा अकेले भी करनी चाहिए। अगर वो पसंद किसी व्यक्ति को आ गया ना, तो कई बार अकेले ही धार्मिक यात्रा जाएगा। और ये वो टाइम है जब सूर्य केतु 12वें घर में है। मैं नहीं कहूँगा सपरिवार नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम देखें तो आपके जो चौथे घर के स्वामी हैं गुरु, वो स्वयं अभी धनस्थान के दूसरे घर के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ होंगे कुछ टाइम के लिए, और उस टाइम तक तो कुछ टाइम बाद निकल जाएंगे। लेकिन क्योंकि केतु का प्रभाव भी चौथे घर पे, तो सपरिवार भी जा सकते हैं। पर जैसा मैंने कहा सूर्य केतु साथ में है, यहाँ पे कुछ लोगों को अकेले किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है, और ये समय धर्म अध्यात्म के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमने अच्छी चीज़ों की बात करी तो 12वें घर में जब ग्रहण दोष लगेगा तो कुछ बुरा प्रभाव भी हो सकता है। खर्चे अचानक से बहुत बढ़ सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत बढ़ सकते हैं, गुप्त शत्रु हावी हो जाते हैं यहाँ पर, कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ भी सकती है, और इसके साथ ही बॉसेस से प्रॉब्लम बहुत स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है। तो यहाँ पे बॉसेस से अत्यंत दिक्कत आ सकती है। और सेहत की अगर बात करें तो कुछ लोगों को स्लीप डिसऑर्डर, पैरों में रोग, पेट के रोग बहुत तंग करेंगे, और यहाँ पे सरकारी बाधाएं भी कुछ आपको तंग कर सकती है। तो जहाँ इसके कुछ अच्छे प्रभाव दिख रहे हैं, वहीं ये कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। इन दोनों से ही बच के रहेगा। नेत्र विकार, बॉडी में बहुत ज़्यादा गर्मी बनना भी यहाँ पर आपको दिक्कत दे सकता है। और फिर से कहूँगा, सरकारी बाधा, सरकारी कामों में अड़चने, सरकारी तंत्र से कुछ ना कुछ दिक्कत, सरकार से दंड, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे आपको तंग कर सकते हैं। तो इन सब पर विशेष ध्यान दीजिएगा। इसके जैसे मैंने कहा, पहले योग के कुछ अच्छे और कुछ बुरे दोनों ही प्रभाव हैं, इन पर विवेचना, इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगले योग पर चलते हैं दूसरे योग की तरफ, जो बहुत विशेष और बहुत शुभ है। वो है 21 अगस्त से 30 अगस्त, इन 9 दिन के लिए बनने वाला लक्ष्मी नारायण योग। बहुत शुभ है आपके लिए, तो बहुत शुभ योग बनेगा। पहला तो इसमें आपके लग्नेश इन्वॉल्व है यानी कि बुध, और दूसरा इसमें आपके भाग्येश इन्वॉल्व है शुक्र। लक्ष्मी नारायण योग। शुक्र और बुध बाय डिफ़ॉल्ट आसपास ही रहते हैं, आप साल में देखेंगे इनकी युति होती रहती है, क्योंकि बुध जो है वो सूर्य से ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। बुध या तो सूर्य के साथ ही आपको हर कुंडली में मिलेंगे, या फिर उनसे मैक्सिमम एक घर आगे और एक घर पीछे। शुक्र या तो आपको सूर्य के साथ या फिर उनसे मैक्सिमम 2 घर आगे 2 घर पीछे। तो जब सूर्य पे ही आधारित इन दोनों की एक प्रकार से गति है और दूरी है, तो इसलिए इनका मिलन भी साल में होता है, पर ऐसा नहीं कि बहुत लंबे टाइम के लिए होता है। और यहाँ पे बहुत शुभ स्थान में, शुभ राशि में इन दोनों का मिलन हो रहा है। तो ये लक्ष्मी नारायण योग आपके लिए बहुत शुभता प्रदान करने वाला ये 9 दिन का कालखंड होगा। सबसे पहले तो बुध ऑलरेडी आपके
11वें घर में थे, लग्नेश 10वें घर के स्वामी, उनको ज्वाइन कौन कर रहे हैं? शुक्र, जो धनेश हैं और भाग्येश हैं। तो ये लाभ भी प्राप्त करेगा, धन भी प्राप्त होगा। भाग्येश का लाभ स्थान में आना, भाग्य की वृद्धि, और उनका लग्न के साथ लग्नेश के साथ संबंध बनाना, यानी कि कुछ बहुत बड़े धन की प्राप्ति के साथ साथ बहुत बड़ा भाग्यशाली कुछ अनुभव। यहाँ पर आपके अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे, बिजनेस में गति, करियर में गति, और कुछ लोगों के ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं और प्रमोशन के भी चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये दोनों शुभ ग्रह मिलकर पंचम भाव को देखेंगे तो यहाँ पे एक नए रिलेशनशिप के चांसेस भी बन जाते हैं। और क्योंकि सप्तम से त्रिकोण में इतनी शुभता प्रदान हो रही है तो यहाँ पे विवाह संबंधित भी आपके योग बन रहे हैं, यानी कि विवाह संबंधित भी जो कार्य अटक रहे थे वो आपके पूर्ण होंगे। क्योंकि बुध जो है वो लग्नेश होने के साथ साथ 10वें घर के स्वामी हैं, और जैसा मैंने कहा शुक्र धन स्थान के स्वामी हैं, तो एक करियर में तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा ही, पैसा भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो सूर्य के गोचर के कारण बॉसेस से प्रॉब्लम आई थी, जैसे ही नवमेश लग्न स्थान में आएंगे 21 तारीख को, तो बॉसेस से भी जो प्रॉब्लम, जो मतभेद हैं वो कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि धन स्थान के स्वामी लाभ स्थान में आ गए शुक्र, और उनका जो योग है वो लग्नेश के साथ हो गया। तो ना केवल करियर पर, पूरे जीवन में अगर कुछ कार्य आपके अटके हुए थे उनको पूर्ण करने के लिए ऊर्जा बहुत अच्छी है। तो यहाँ से जो 9 दिन का ही भले लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये 9 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। इसमें जैसे मैंने कहा भौतिक सुख हो, लव लाइफ हो, इवन सकारात्मकता और क्रिएटिविटी, सभी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव को 2 शुभ ग्रह देख रहे हैं जिसमें से लग्नेश भाग्येश है, तो इवन स्टूडेंट्स के लिए भी अगर यहाँ पे कोई एग्जाम वगैरह पढ़ते हैं उनको भी बहुत लाभ प्राप्त होने वाला है। तो ये जो दूसरा योग है आपका लक्ष्मी नारायण योग, ये अति शुभ और अति लाभप्रद आपके लिए होने वाला है। धन हो, अध्यात्म हो, भाग्य हो, नॉलेज हो, हर चीज़ में वृद्धि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। चलते हैं तीसरे योग की तरफ, जो कि है साल का तीसरा ग्रहण, दूसरा चंद्र ग्रहण। कब लगेगा? जब चंद्रमा 7 सितंबर को आपके कुंभ राशि में यानी कि राहु के साथ होंगे, और उस दिन क्या होगा? पूर्णिमा। याद रखिए कि चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा पे ही लगेगा, सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या पे ही लगेगा। मैं इसलिए ये बात बता रहा हूँ कि कभी रिसेंटली कुछ बहुत महान ज्योतिष, तो उनको मैं क्या ही बोलूँ, लेकिन 2 अगस्त को कई लोगों ने सूर्य ग्रहण सिद्ध कर दिया और कई लोगों ने उसको मान भी लिया। अब देखा वहाँ पे कि सूर्य ग्रहण क्या अमावस्या है, पूर्णिमा है, क्या लग रहा है, कुछ पता नहीं, बस उसको मान लिया। तो कभी कभी देख भी लिया कि जो कई लोग तो बिना देखे कि यहाँ ग्रहण है, सूर्य ग्रहण है कि नहीं है, सीधा उस बात को मान जाते हैं। थोड़ा सा टटोलना हर व्यक्ति को चाहिए। खैर, तो यहाँ पे साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगेगा, इन ऑल टोटलिटी में तीसरा ग्रहण लगेगा, सेकंड लास्ट ग्रहण होगा। अब ग्रहण कहाँ पे लग रहा है वो बहुत मैटर करता है। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण का प्रभाव करीबन 1 महीने तक रहता है जातक की कुंडली में। मैदानी ज्योतिष में सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट 6 महीने तक होता है, लेकिन व्यक्तिगत कुंडली पर करीबन 1 महीने तक दोनों ही चीज़ों का प्रभाव देखा जाता है। तो छठे घर में जो ग्रहण लग रहा है इसके कुछ अच्छे इम्पैक्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें तो लग्नेश बुध का प्रभाव भी होगा, सूर्य का प्रभाव भी होगा, चंद्रमा खुद लाभेश है। तो छठा घर, 12वां घर, कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, विदेश के कार्य अटक रहे थे पूर्ण हो सकते हैं, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, और कुछ लोग आपको तंग कर रहे थे तो उनसे निपटने का भी रास्ता आपको प्राप्त होगा। छठे घर में जब चंद्र ग्रहण लग रहा है और वो लाभ स्थान के स्वामी है, यानी कि कोई अटका हुआ पैसा भी आपका वापस आ सकता है, कोई रुका हुआ पेमेंट, कोई रुका हुआ पैसा, रुका हुआ धन, किसी को आपने उधार दिया था वहाँ से वापस आना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। और क्योंकि लाभेश और लग्नेश बुध दोनों समसप्तक होंगे जब ये ग्रहण लगेगा, तो अचानक से पैसे कमाने के कुछ बहुत नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जब छठे घर में ग्रहण लगा, वो भी चंद्र ग्रहण, तो प्रॉब्लम एक ही है कि व्यर्थ की चिंताएं अलग ही लेवल पर होंगी, अलग ही लेवल पर। आप देखेंगे 7 सितंबर से 1 महीना आप खुद देख लीजिएगा, मानसिक रूप से
आपके लिए बहुत कष्टकारी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न कन्फ्यूजन, डिल्यूजन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन, छोटी छोटी बात पर चिंतित हो जाना, फ्रस्ट्रेट हो जाना बहुत तंग करेगा। तो जहाँ ये ग्रहण एक प्रकार से कंपटीशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनका एग्जाम्स हैं, करियर में अपने आप को साबित करने के लिए, रुका धन प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा होगा, लीगल चीज़ों के लिए, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से इसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। और छठे घर में जब ग्रहण लगता है, कभी कभी ये इंजरी और एक्सीडेंट का कारक भी बनता है। तो ये थोड़ी सी नेगेटिव चीज़ें भी है जिनका आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलते हैं चौथे योग की तरफ, जो कि बनेगा 13 सितंबर से 27 अक्टूबर 2025 के बीच में। मंगल गुरु राहु त्रिकोण योग कब बनेगा? ये 13 सितंबर को, जब मंगल का गोचर होगा और मंगल आपके दूसरे घर यानी कि तुला में आकर बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे गुरु का प्रभाव 18 अक्टूबर तक रहेगा, पर मोटे मोटे तौर पर उनका इम्पैक्ट बहुत लॉन्ग टर्म तक रहेगा मंगल पर, क्योंकि गुरु 18 तारीख को राशि बदल लेंगे। पर जैसे मैंने कहा, ऑलमोस्ट ये जो पूरा कालखंड है इसमें गुरु का प्रभाव भी दिखेगा मंगल पर। पहली बात तो मंगल की अगर हम बात करें तो वो आपके अष्टमेश हैं और वो धन स्थान में आ जाएंगे। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब भी अष्टमेश धन स्थान में आता है तो व्यक्ति को अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का एक योग बन जाता है। और वो तीसरे घर के स्वामी भी हैं, जो अष्टम से अष्टम भाव है। तो ये भी अचानक से दिखाता है कि आपका कुछ रुका हुआ पैतृक संपत्ति का काम था, वो भी पूर्ण हो सकता है, और अचानक से धन प्राप्ति का योग यहाँ पर बन जाता है। अभी केवल मंगल की चर्चा कर रहे हैं, फिर गुरु और राहु पे भी आएंगे। लेकिन दूसरे घर का मंगल दोष बनता है, मैं हर बार कहता हूँ इस चीज़ को। कहीं कहीं पे ये कन्फ्यूजन है, लेकिन होता है, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे एक तो वो अष्टमेश है और सप्तम में ऑलरेडी वक्री शनि है, और सप्तम से अष्टम में मंगल दोष। यहाँ से आने वाला लंबा कालखंड मैरिड लाइफ में दिक्कतें लेकर आएगा, प्रॉब्लम्स आ सकती है। 1.5 महीने अगले इसमें काफ़ी कष्टकारी जाएंगे। मंगल क्योंकि आपके अष्टमेश है, उनका दूसरे घर में आना कभी कभी परिवार में बहुत बड़े कलह कलेश, और कभी कभी प्रॉपर्टी के कारण ही या पैसों के कारण ही परिवार में कलह कलेश होना शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि मंगल खुद एक उग्र प्रकार के ग्रह हैं और अष्टमेश भी हैं, तो इसी कारण से उग्रता के कारण उनका जब वाणी के स्थान में आगमन होगा तो वाणी में उग्रता, और अष्टमेश होने के नाते भी जब वो वाणी स्थान में आएंगे तो वाणी में अनिश्चितता और अनक्लैरिटी। तो ये सारी ही जो चीज़ें हैं आपको थोड़ा सा तंग अवश्य करेंगी। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि अचानक से बड़े धन की प्राप्ति का योग बन जाता है। दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण भी है, और मंगल जो है वो आपके 10वें से 11वें के स्वामी हैं। तो ये बताता है कि करियर में भी अचानक से एक धन लाभ आपको देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे गुरु का प्रभाव है मंगल पर और राहु का प्रभाव है मंगल पर। ये दोनों ही क्या ग्रह हैं? एक्सपेंडर्स हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं। तो क्योंकि धन स्थान इन्वॉल्व है और यहाँ पे गुरु का प्रभाव है, और गुरु क्या है? आपके सप्तमेश और चतुर्थेश हैं। तो ये साफ बता रहा है कि बिजनेस में कुछ नए मौके, क्योंकि राहु का प्रभाव भी है तो बिजनेस में कुछ अनकन्वेंशनल मौके, और इवन अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का योग। क्यों? क्योंकि मंगल कारक है और गुरु चौथे घर के स्वामी हैं, और ये चौथे से 11वें में हो रहा है, चौथे से लाभ में हो रहा है। यानी कि परिवार की प्रॉपर्टी, आपकी खुद की प्रॉपर्टी, दोनों के ही बढ़ने के योग बन जाते हैं। अब क्योंकि मंगल अष्टमेश और उन पे 2 ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जो चीज़ों को एक्सपैंड करते हैं, ये साफ बता रहा है कि आपका अचानक से धन प्राप्ति का मौका बढ़ेगा, नए मौके पैसे कमाने के, और इवन साधनाओं आदि का भी अच्छा टाइम है। रिसर्च के लिए बहुत शुभ टाइम है। और क्योंकि मंगल तीसरे घर के स्वामी हैं, इसीलिए आपको कुछ बहुत नया सीखने का मौका, स्किल्स एनहेंसमेंट का मौका भी प्राप्त होगा, यात्राओं पर भी जाने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन क्योंकि मंगल पर छठे घर में बैठे राहु का प्रभाव है और गुरु आपके बाधकेश है, तो फिर से कहूँगा ये जो मंगल है, ये अमंगल अगर आपके लिए करेंगे तो वाणी के द्वारा ही करेंगे। ये कालखंड अपनी वाणी पर इतना कंट्रोल करके रखना पड़ेगा ना। आप भले ही रेट्रोस्पेक्ट में देखिएगा, यानी कि लेट्स से कि नवंबर दिसंबर में जाकर आप मानेंगे कि अगर आपने वाणी पे कंट्रोल किया होता, जो लोग नहीं कर पाएंगे वो मानेंगे कि कई चीज़ों के नेगेटिव प्रभाव से बच जाते अगर अपनी वाणी पर इस टाइम में कंट्रोल। कभी कभी होता है वाणी से ही
बनी बनी बातें या तो बन जाती है, बिगड़ जाती है। यहाँ पे बिगड़ने की उम्मीद ज़्यादा है, तो अपनी वाणी पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा। सेहत के हिसाब से भी कहूँगा ये 1 डेढ़ महीना अपने खाने पीने को लेकर बहुत ध्यान दीजिएगा, स्पेशली बाहर का खाना, घर के बाहर का खाना जितना हो सके यहाँ पे अवॉइड। और वही चीज़ कहूँगा, वाणी पर भी जितना अंकुश लगा सकते हैं, यकीन मानिए जीवन के हर एरिया में आपको बहुत उसका लाभ प्राप्त होगा। तो ये था आपका चौथा विशेष योग। चलते हैं अगले योग की तरफ, जो कि है शुक्र और केतु की युति, जो कि होगी 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2025 इस कालखंड में। 15 सितंबर को शुक्र आ जाएंगे केतु के साथ और शुक्र केतु युति बन जाएगी। सूर्य यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे, 17 सितंबर, तो उनको हम आगे ले जाते हैं ताकि केवल शुक्र केतु पर ध्यान लगा पाए। शुक्र केतु की युति साल में एक बार हो ही जाती है। केतु भी शुक्र को अपना गुरु ही मानते हैं, लेकिन राहु और शुक्र इनकी प्रकृति बहुत मिलती है, इसलिए राहु और शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। लेकिन शुक्र और केतु की प्रवृत्ति और प्रकृति एकदम विभिन्न है, एकदम ऑपोजिट है, इसलिए इन दोनों की युति बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। जहाँ ये भोग है वहीं ये योग है, जहाँ ये अटैचमेंट है ये डिटैचमेंट है, जहाँ ये भौतिकता है ये वैराग्य है। और यही सारी जो चीज़ें शुक्र की है ना, ये राहु से बहुत मिलती हैं, इसलिए इन दोनों की युति बहुत मिलती जुलती है। देखिए, यूजुअली हम अपने दोस्त किस प्रकार के चुनते हैं, अब रिश्तेदार हो गए, घर के लोग हो गए, वो तो हमें मिलते हैं हमारे प्रारब्ध के रूप में। फ्री विल कहाँ पे होती है हमारी? हमारे दोस्तों के रूप में। तो दोस्तों से कहीं ना कहीं कुछ विचार तो मिलते हैं ना, कुछ विचार मिलते हैं, आदतें मिलती हैं, लाइक्स मिलते हैं, डिसलाइक्स मिलते हैं। तो इसी प्रकार से शुक्र और राहु की जोड़ी बहुत अच्छी है, केतु विभिन्न है उनसे। अब शुक्र केतु की युति का सबसे पहला प्रभाव पड़ता है व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और लव लाइफ पर, क्योंकि ऑलरेडी सप्तम में वक्री ग्रह चल रहे हैं जो कि है शनि, और सप्तमेश की स्थिति अभी क्या है, वो अतिचारी है, उनकी स्थिति खुद ही डामाडोल है, और ऊपर से सप्तम में से छठे में शुक्र केतु युति हो गई। ये टाइम, और ये पंचम से अष्टम भी है, सप्तम से छठा, पंचम से अष्टम, यानी कि मैरिड लाइफ लव लाइफ दोनों में ही प्रॉब्लम्स आने वाली है। तो शुक्र केतु युति होते ही आप देखेंगे कि मैरिड लाइफ हो, लव लाइफ हो, दोनों में ही दिक्कतें आएंगी, लड़ाई झगड़े, ब्रेकअप्स, इवन कुछ लोगों के डाइवोर्स तक बात भी यहाँ पर बहुत तेज़ गति से पहुँच सकती है। कन्या वाले कई जातकों को ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और आगे भी ये चीज़ें चलेंगी बहुत। ये जो कालखंड होगा स्पेशली मैरिड लाइफ के लिए, अगर कहें लव लाइफ में तो दिक्कत आएगी ही, पर मैरिड लाइफ में शनि सप्तम में मंगल दोष और शुक्र केतु युति ये अच्छी नहीं है, क्योंकि शुक्र धनस्थान के स्वामी है। यहाँ पे कुछ खर्चा भी आपका बढ़ सकता है, नुकसान भी हो सकते हैं। एक अच्छी चीज़ है कि शुक्र जहाँ नवमेश है केतु के साथ उनकी युति धार्मिकता आध्यात्मिकता बढ़ाएगी, और अचानक से कुछ धार्मिक चेष्टा, धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका, या फिर पुनः जैसा मैंने कहा पहले भी एक बार कहा था कि किसी धार्मिक स्थल पर जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ये कालखंड आपके अपने बॉसेस से संबंध बिगाड़ेगा, और आपके पिताजी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि दूसरा भाव कुटुंब का है, उसके स्वामी शुक्र 12वें घर में केतु के साथ है। घर में भी कलह कलेश, घर में बहुत लड़ाई झगड़े, और क्योंकि दूसरे में ऑलरेडी मंगल गोचर कर रहे हैं, ये साफ बता रहा है कि फैमिली लाइफ के लिए भी डिस्टर्बिंग टाइम रहेगा। तो शुक्र केतु युति बहुत अच्छी नहीं है। इवन धन आदि के संबंध में भी ना चीज़ें थोड़ी अटकती हैं इस टाइम में, तो थोड़ा सा ये टाइम आपका परेशान आपको कर सकता है। अब चलते हैं छठे योग की तरफ, जो कि है 22 सितंबर 2025 को होने वाला सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि सूर्य ग्रहण लगता है अमावस्या पर और चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा पर। अब जो चंद्र ग्रहण लगा था वो बहुत हद तक आपके लिए अच्छा रहा था या रहेगा, जैसा मैंने कहा था। लेकिन हाँ, सूर्य ग्रहण जो ये लग रहा है, साल का आखिरी ग्रहण है, ये बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि पहला तो लग्न में लग रहा है, दूसरा सूर्य पे लग रहा है जो 12वें घर के स्वामी हैं, तीसरा जब ये ग्रहण लग रहा है तो इसमें बुध भी इन्वॉल्व हैं, और चौथा वक्री शनि का प्रभाव भी है। ये जो ग्रहण है ये कई प्रकार की प्रॉब्लम्स लेकर आ सकता है। सबसे पहला 12वें घर का और लग्न का मिलन, लग्नेश का मिलन, अचानक से सेहत खराब, हेल्थ इश्यूज बहुत आ सकते हैं बहुत अचानक से, और जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यूज के थ्रू जा रहे हैं उनके लिए 1 महीना बहुत कष्टकारी रहेगा। सूर्य ग्रहण का प्रभाव करीबन 1 महीने तक रहता है।
इसके साथ ही क्योंकि यहाँ पे लग्नेश भी साथ में इन्वॉल्व हो गए, उन पर ग्रहण नहीं है लेकिन इन्वॉल्व है, और जब भी सूर्य ग्रहण लगेगा तो अमावस्या पे ही लगेगा, तो यहाँ पे लाभेश भी इन्वॉल्व है, चंद्रमा, लाभ स्थान यानी कि इनकम। बुध जो है वो 10वें घर के स्वामी भी हैं। जब हमने लग्नेश की बात करी तो सेहत की भी बात करी, यहाँ पे 10वें घर के स्वामी भी हैं, तो कई काम तो अटकेंगे ही आपके, कुछ लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा सकती है। तो ये जो ग्रहण लगेगा ना, ये बहुत आपके लिए कष्टकारी हो सकता है। सारे ग्रहों का प्रभाव सप्तम पर है, अभी हमने बात करी मैरिड लाइफ की, तो उस पर भी अच्छा ही प्रभाव कुछ दिख नहीं रहा, नेगेटिव ही होगा। और जैसा मैंने कहा, सेहत, खर्चों में एकदम इजाफा हो जाएगा, और मानसिक स्थिति भी बहुत डामाडोल रहेगी क्योंकि लग्न में ही ग्रहण लग रहा है। तो यहाँ से लेकर 1 महीना इन सारी ही चीज़ों को लेकर आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पे मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, खर्चों का बढ़ना, सरकार से दिक्कत, बॉसेस से प्रॉब्लम, हर प्रकार की दिक्कतें थोड़ा सा आपको तंग करेंगी। तो ये जो ग्रहण है इससे आपको बहुत बचकर रहना है क्योंकि ये लग्न भाव में ही आपके लगने वाला है। चलते हैं 7वें योग की तरफ, जो कि है 9 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025, शुक्र का नीच का हो जाना और उनका समसप्तक योग वक्री शनि के साथ। अब जैसा मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यहाँ से आने वाले कुछ जो महीने हैं वो मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं होंगे, मंगल दोष बना, फिर शुक्र केतु युति, अब शुक्र नीच के भी हो गए, विवाह के कारक हैं और विवाह के स्थान को देख रहे हैं। विवाह के जो स्थान के स्वामी हैं वो खुद अभी अतिचारी हैं और आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि अस्थिर है, नॉर्मल से हटे हुए हैं, नॉर्मल अपनी सिचुएशन से बदलने वाले हैं। सप्तम में वक्री शनि, ऊपर से नीच के शुक्र हो गए जो सूर्य से भी युति बनाएंगे 17 अक्टूबर तक। तो पुनः मैरिड लाइफ के लिए टाइम अच्छा नहीं है। शुक्र का लग्न में आना, क्योंकि वो भाग्येश है, आपको भौतिक रूप से संपन्नता दे सकता है, क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं, तो पैसा आ सकता है, सब ठीक है, लेकिन इसका प्रभाव फिर से कहूँगा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। और लग्न में एक नीच का ग्रह और 12वें घर के स्वामी, और अभी अभी ग्रहण लगा था लग्न में, जब हमने चर्चा करी थी ना, अभी हम ये 9 अक्टूबर की बात करें तो 22 सितंबर को ग्रहण लगा था। तो पुनः सेहत पर इसका दोबारा प्रभाव रहेगा। जिन लोगों को आँखों की दिक्कत रहती है, दांतों की दिक्कत रहती है, बीपी के इश्यूज़ रहते हैं, हार्मोनल इश्यूज़ रहते हैं, डायबिटीज़, हाँ जिनको डायबिटीज़ है उनको तो बहुत ध्यान देना, और जिनको हृदय संबंधित रोग है, तो ये शुक्र का जो प्रभाव है ये भी बहुत अच्छा नहीं है। और सबसे ज़्यादा तो फिर से कहूँगा जो इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा देखा जाएगा नेगेटिव, वो मैरिड लाइफ पे ही रहेगा। मैरिड लाइफ के लिए कह सकते हैं कि अगस्त और हाँ सितंबर से ही जो टाइम स्टार्ट हुआ है वो अच्छा नहीं है, और जैसे जैसे अभी आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है मैरिड लाइफ में कुछ बहुत रिलीफ नहीं मिल रहा। ऑलरेडी शनि सप्तम में बैठकर ख़राब कर ही रहे, बाकी भी जो अवस्थाएं हैं वो बहुत अच्छी नहीं है। तो ये था आपका 7वां योग। चलते हैं 8वें योग की तरफ, जो कि है सूर्य का नीच का होना और उनका राहु से दृष्टि संबंध। सूर्य 17 अक्टूबर से 16 नवंबर आपके दूसरे घर में तुला में नीच अवस्था में रहेंगे, और उन पर राहु की दृष्टि का संबंध रहेगा। गुरु का भी होगा लेकिन केवल एक दिन के लिए, क्योंकि 18 को वो यहाँ पे आ जाएंगे, इसलिए गुरु की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच का ग्रह ये कहना बुरा है, नहीं होता सही, कुछ चीज़ों पर प्रभाव अवश्य उसका आता है, लेकिन दूसरे घर में नीच का ग्रह धन के लिए बहुत अच्छा होता है। और क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी हैं तो विदेश से पैसा, क्योंकि वो अष्टमेश के साथ हैं, मंगल के साथ, अचानक से पैसा, और क्योंकि वह लग्नेश के साथ हैं, कि भी दिखाता है कि पैसे से संबंधित कार्य जो अटक रहे थे वो पूर्ण होने, करियर में कुछ धन की प्राप्ति, और कुछ धन के मार्ग में अवरोध उत्पन्न हो रहे थे उनमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। ये सब अच्छी चीज़ें हैं। लेकिन क्योंकि 12वें घर के स्वामी अष्टम के स्वामी 10वें घर के स्वामी के साथ, अब 12वें घर के स्वामी कौन हुए? सूर्य, मंगल अष्टम के हुए चेंज, 12वां चेंज, 10वां घर बुध के, 10वें घर के स्वामी बुध हुए, और ये अर्थ त्रिकोण, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लेकिन मारक भाव में इतने सारे ग्रह आना, जिसमें से सूर्य नीच के हो गए, 12वें घर के स्वामी, लग्नेश भी इन्वॉल्व है और मंगल भी इन्वॉल्व है, यहाँ पे सेहत पर फिर से प्रभाव बुरा, इंजरीज के थोड़े योग बनते हैं, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे, और कुटुंब में बहुत लड़ाई झगड़े, यानी कि परिवार में पारिवारिक कलह कलेश बहुत। मैरिड लाइफ के लिए हम चर्चा कर ही चुके हैं। सप्तम से अष्टम में एक नीच का ग्रह आना, मंगल होना,
ये बताता है कि मैरिड लाइफ में अचानक से दिक्कतें बढ़ सकती है। मैंने पहले भी एक बार कहा था, अभी भी कहूँगा, फिर से अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत परेशानी यहाँ पर हो सकती है। सूर्य यहाँ पे नीच के हुए कुछ दिन बुध भी रहेंगे, कुछ दिन मंगल भी रहेंगे, इसलिए सारी ही अवस्था थोड़ी सी नेगेटिव है। और क्योंकि राहु का प्रभाव भी है ना, तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपने कहाँ पे क्या बोलना है। आप कुछ बोल देंगे, कमिट कर देंगे, कुछ ऐसी जगह पे कुछ बोल देंगे जो बाद में बुरा प्रभाव डालेगी, और उसके कारण कई प्रकार की परेशानियां कार्य क्षेत्र हो, बाकी जगहों हो, आपको आ सकती है। कुटुंब हो, परिवार हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप्स हो, तो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना। और सूर्य का दूसरे घर में आकर नेगेटिव इम्पैक्ट देना, पुनः जैसे मैंने 12वें घर में कहा था, राजदंड दिलाता है। यानी कि आज के टाइम में सरकारी बाधाएं, सरकारी तंत्र से, सरकार से कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाता है। तो यहाँ पर बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। सेहत को लेकर, खाने पीने को लेकर, वाणी को लेकर सबसे ज़्यादा ध्यान आपको देना है। धन भी अत्यधिक खर्च होगा, तो अपने धन पर भी नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। चलते हैं नवी भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है गुरु कर्क में। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक गुरु कर्क में रहेंगे। नवी भविष्यवाणी है ये, या नवा विशेष योग। इसके बारे में 2-3 चीज़ें क्लैरिफाई करूँगा। पहला तो 5 दिसंबर तक है, पर 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे। दूसरा, कई ज्योतिषी कहिए उनको, या ज्योतिष के नाम पे वीडियो बनाने वाले लोग कहिए, जो ये कह रहे हैं कि अगले 7 साल के लिए गुरु अतिचारी, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं ना कि जो आम व्यक्ति है वो समझ भी जाएगा, उसको लगेगा हाँ यही सत्य है कि 7 साल के लिए गुरु अतिचारी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी ग्रह इतने लंबे टाइम के लिए अतिचारी नहीं हो सकता। गुरु हर साल अतिचारी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। शनि हर साल अतिचारी होते हैं, हर साल वक्री होते हैं। अभी बस ये हो रहा है कि गुरु अगले कुछ सालों के लिए अतिचारी अवस्था में कुछ टाइम के लिए अगले राशि में जाएंगे। जैसे अभी वो कर्क में गए हैं, अगले साल वो कुछ टाइम के लिए सिंह में जाएंगे, पर वो बहुत ज़्यादा आगे डिग्री वाइज नहीं जाने वाले। जितना मैंने देखा है, आई थिंक 0 डिग्री पे ही ऑलमोस्ट रहेंगे, कुछ मिनट्स तक आगे जाएंगे। एक राशि में 30 डिग्री होती है, एक डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, पर बहुत ज़्यादा आगे गुरु आगे जाएंगे नहीं। कुछ ही टाइम बाद उनकी स्पीड कम हो जाएगी और अंततः 11 नवंबर को वो वक्री हो जाएंगे। इसलिए ये मानना कि 7 साल तक गुरु अतिचारी है, ये गलत है। हाँ, ये नहीं इस चीज़ को हम अवॉइड नहीं कर सकते कि गुरु कुछ टाइम के लिए राशि बदलकर अपनी उच्च की राशि में आ रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो रहेगा स्पेशली 11 नवंबर तक, क्योंकि उसके बाद वो वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे गुरु जो आपके सप्तमेश हैं, चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक तो यहाँ पे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे हम 11 नवंबर तक देखें तो वो बहुत अच्छी अवस्था में रहेंगे। यहाँ पर आपको धन का लाभ तो होगा ही, जीवन में बहुत अचानक से अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएंगी। चौथे घर के स्वामी लाभ स्थान में घर में पैसा और प्रॉपर्टी बनाने का योग, प्रॉपर्टी प्राप्त करने का बहुत सुंदर योग है। ये एसेट्स का भाव होता है, और क्योंकि गुरु सप्तमेश भी है तो बिजनेस में भी बहुत बड़ा लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि ये विवाह के स्थान के स्वामी है, तो यहाँ पे आपके पति या पत्नी को लाभ और विवाह का भी योग बहुत सुंदर यहाँ पर बन जाता है। यहाँ से वो तीसरे घर को भी देखेंगे, 7वें घर को भी देखेंगे, तीनों ही काम त्रिकोण है। तीसरा और 11वां ये भाव तो उपचय भाव है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, जीवन को गति, कई अटके हुए कार्य, कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, स्पेशली 11 नवंबर तक, जब तक वक्री नहीं होते। बहुत अच्छी अवस्था है। और सप्तम को भी देखेंगे, विवाह के योग, बिजनेस में लाभ, बिजनेस स्टार्ट करने के मौके, बिजनेस में पार्टनरशिप्स, प्रमोशन के योग। सप्तम भाव प्रमोशन का है कारक, जो स्वामी है वो देखेंगे, और लाभ स्थान से बैठकर देखेंगे प्रमोशंस के योग। कुछ लोगों की जॉब अगर चली गई थी ग्रहण के कारण, या पीछे कुछ योग बने थे उनके कारण, पुनः जॉब प्राप्ति। तो ये 18 अक्टूबर से 11 नवंबर बहुत अच्छा टाइम है, इस जब तक वक्री नहीं होते बृहस्पति। विवाह में भी कुछ बाधाओं को दूर करने के लिए भी ठीक है, और ओवरऑल जीवन में एक्सपैंड करने के लिए बहुत अच्छा। और क्योंकि काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर रहे हैं, आप देखेंगे इस कालखंड में आपकी अचानक से कई इच्छाएं भी पूर्ण हो सकती हैं। तो हाँ, गुरु का कुछ टाइम के लिए उच्च का होना एक वरदान के रूप में आपके लिए साबित अवश्य हो सकता है। चलते हैं 10वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है 10 नवंबर से 29 नवंबर 2025, बुध वक्री और उनकी मंगल से युति और गुरु से, या उन पर गुरु की दृष्टि।
इसकी हम चर्चा करते हैं। पहली बात तो ये है कि बुध यहाँ पर वक्री हैं, हमने 10 नवंबर से 29 नवंबर की बात करी, लेकिन यहाँ पे ना कुछ टाइम के लिए बुध पतित भी हो जाएंगे। जितना मुझे याद है, आई थिंक 24-25 नवंबर के आसपास वो पतित होकर पिछली राशि में भी गिर जाएंगे, पर उस पर हम ज़्यादा नज़र नहीं डालेंगे। यहाँ पे मंगल और बुध की युति की बात करते हैं। मंगल क्योंकि अष्टमेश है और बुध लग्नेश है, और बुध बुद्धि के कारक हैं, और लग्नेश होने के नाते उनकी जो विशेषता है बहुत बढ़ जाती है। अच्छी चीज़ों से पहले स्टार्ट करेंगे। तीसरे घर में मंगल के साथ है, जो मंगल की खुद की राशि है। वक्री बुध है, तो कुछ अनकन्वेंशनल करने का मौका, अपनी प्रॉब्लम्स के अनकन्वेंशनल रास्ते ढूंढने का अवसर, करियर में कुछ नया सीखने का मौका, अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव करने का अवसर, ये मंगल के साथ वक्री बुध की युति दिखाती है। आपको अलग अलग प्रकार के आइडियाज़ आएंगे जो आपको अपनी प्रॉब्लम्स को, करियर की हो, बिजनेस की हो, जीवन की हो, उसको सॉल्व करने में मदद करेंगे। लेकिन लग्नेश वक्री बुध और उनका प्रभाव किसके साथ है? अष्टमेश। अचानक से यहाँ पर सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि मंगल है तो इंजरीज भी हो सकती है। और एक चीज़ जिससे बहुत बचकर रहना है वो है इम्पल्सिवनेस, जल्दबाजी, ओवर एक्साइटमेंट। क्योंकि तीसरे घर में जब वक्री बुध हो गए मंगल के साथ, मंगल ऊर्जा, मंगल की राशि और वक्री बुध, ये कॉम्बिनेशन है, व्यक्ति बिना सोचे समझे एक्शंस लेगा। अति उत्साह में, इन हीट ऑफ द मोमेंट, परिस्थितियों को बिना समझे, और इसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन बहुत होगी। और क्योंकि गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए, हम 10 नवंबर की बात करें, अगले ही दिन वो वक्री हो जाएंगे। तो ये गुरु की दृष्टि तो है, लेकिन वो खुद वक्री होने वाले हैं, या वक्री ही मान के चलिए उनको, क्योंकि एक दिन की बात है। तो यहाँ पे ना, जहाँ मैंने शुरू में अच्छी चीज़ें करी, लेकिन फिर से कहूँगा, ओवर एक्साइटमेंट, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, भाई बहनों से बहुत दिक्कत, दोस्तों से दिक्कत, कलीग्स से प्रॉब्लम्स, ये सारी अचानक से हो सकती है। और सबसे ज़्यादा ध्यान तो आपको सेहत का देना है, क्योंकि अचानक से सेहत पर इश्यूज तो आएंगे ही, रोग के साथ इंजरीज के यहाँ पे भी आपके योग बन जाते हैं। तो ये वक्री बुध से थोड़ा सा बच के रहिएगा। बुध साल में 3-4 बार वक्री होते हैं, लेकिन यकीन मानिए बड़ी बड़ी घटनाएं उस वक्री बुध के 2-3 हफ्तों में हो जाती हैं। तो बहुत बहुत केयरफुल यहाँ पर रहिएगा। चलते हैं 11 नवंबर की तरफ। 11 नवंबर 11वीं भविष्यवाणी या 11वां योग, गुरु का वक्री हो जाना। गुरु वक्री हो जाएंगे 11 नवंबर तक, और बहुत टाइम तक वक्री रहेंगे, आई थिंक फरवरी 2026 तक। यहाँ से थोड़ा सा केयरफुल होना है, क्योंकि 11 नवंबर से 5 दिसंबर गुरु वक्रावस्था में रहेंगे और अपनी नॉर्मल स्थान से हटे हुए हैं। 5 दिसंबर को वापस वो मिथुन में आ जाएंगे, और मिथुन में ही वो थे। अब यहाँ पर पहले भी वो वक्री भी हैं, वो विकृत भी हैं, यानी कि अपनी जगह से हटे हुए भी हैं, नॉर्मल स्वभाव से हटे हुए हैं। ये बहुत आपके लिए सेंसिटिव टाइम रहेगा 11 नवंबर से 5 दिसंबर। यहाँ पे अचानक से पैसों का नुकसान, अचानक से पुनः जॉब में प्रॉब्लम्स, अचानक से बिजनेस में प्रॉब्लम। सप्तम पर प्रभाव, शनि भी यहाँ पर वक्री ही है, 28 नवंबर तक वो वक्री ही हैं। अचानक से मैरिड लाइफ में बहुत बड़े इश्यूज, मतलब कि कॉम्प्रोमाइज़ भी करने की कोशिश कर रहे थे ना, ये 2-3 हफ्ते का जो कालखंड होगा ये इतना कष्टकारी है कि कोई सिचुएशन ही नहीं बनेगी आप चीज़ों को ठीक कर पाएँ। और यहाँ पे जो अभी हमने अति उत्सुकता की बात करी थी वक्री बुध के कारण, अब बुध यहाँ से हट चुके होंगे, वैसे मैंने दिखाया हुआ है बुध, क्योंकि मैंने कहा था ना वक्री हट, अभी नहीं हटेंगे, 24-25 नवंबर को हट जाएंगे। लेकिन ये मान के चलिए, क्योंकि वक्री गुरु का प्रभाव कम से कम 2 हफ्ते तक वक्री बुध पे होगा, और ये दोनों ही ग्रह हमारी सूझबूझ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बुध 29 नवंबर तक आई थिंक वक्री रहेंगे, हाँ, लेकिन 24-25 को गिर जाएंगे। लेकिन वक्री गुरु का प्रभाव उन पर 2 हफ्ते तक रहेगा। ये बहुत सेंसिटिव टाइम है। आप समझ ही नहीं पाएंगे कि यहाँ पे प्रॉब्लम किस डायरेक्शन और किस कारण से हो रही है, कहाँ से आ रही है। बहुत, मैं तो कहूँगा ये वो कालखंड है पूरे 5 महीने का जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा। और सोने पर सुहागा, या फिर इस केस में कहें करेला वो भी नीम चढ़ा, क्या है कि गुरु आपके बाधकेश भी हैं। इसीलिए ऐसी बाधाएं तंग करेंगी कि आपको समझ ही नहीं आएगा कि हो क्या रहा है। ये पूरे 5 महीने का सबसे कष्टकारी आपके लिए टाइम हो सकता है। यहाँ पे बहुत केयरफुल रहिएगा। चलते हैं 12वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है 5 दिसंबर 2025 गुरु की घर वापसी।
गुरु महाराज वापस आ जाएंगे मिथुन में, ये होगा 5 दिसंबर को। जो 11 नवंबर को बुध गुरु वक्री हुए थे, वहाँ से परिस्थितियाँ थोड़ी अच्छी होना शुरू हो जाएंगी, एक सामान्यता आएगी। गुरु उसी राशि में आएंगे जिसमें उनको होना चाहिए था। वक्री तो रहेंगे आई थिंक फरवरी तक, लेकिन चीज़ें थोड़ी सामान्य होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन 10वें घर में एक ऐसा ग्रह है जो आपका बाधकेश है, दूसरा वो वक्री है, तीसरा वो अभी गिरा है, पतित होके आया। ठीक है, वो अपनी नॉर्मल जगह में है, लेकिन अभी अभी पतित भी हुए हैं और वक्री भी हैं। पुनः साल का अंतिम भाग कुछ लोगों के जॉब में बहुत परेशानियां लेकर आ सकता है। कुछ लोगों को कार्य क्षेत्र में दिक्कत तो होगी ही, वो तो दिख ही रहा है, लेकिन इसके साथ कुछ लोगों की जॉब भी जा सकती है। जॉब जाने के योग बहुत प्रबल हैं। ये भविष्यवाणी अच्छी नहीं लगती, मुझे भी देना अच्छी नहीं लगती, लेकिन कई लोगों के साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। मैंने मार्च में भी बोला था, ग्रहण इस प्रकार से लग रहे हैं जहाँ पे जॉब जाने के योग हैं। अब यहाँ पे भी अगर देखें तो कुछ लोग, और आप देख भी रहे होंगे कि बड़ी बड़ी कंपनीज आजकल बड़े बड़े स्तर पर ले ऑफ्स कर रही हैं। आने वाला जो 2 साल हैं, ये मैदिनी ज्योतिष के हिसाब से भी मैं कहूँ बहुत ईजी नहीं रहने वाले। हाँ, एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरे जगत में, होगा भी। मेरा प्रयास है कि दूसरे चैनल पर मैं वीडियोस पे बनाऊं, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ, कार्य क्षेत्र में ये टाइम बहुत इजी नहीं रहेगा। कुछ लोगों के जिनके चार्ट्स बहुत वीक हैं और इस समय अच्छी दशा अंतर्दशा नहीं चल रही, उनके जॉब जाने के योग भी बहुत प्रबल बन जाते हैं। तो आई थिंक बाकी चीज़ें थोड़ी सामान्य होना शुरू होंगी, लेकिन करियर पर प्रभाव, और क्योंकि गुरु यहाँ से चौथे घर को देख रहे हैं, तो कुछ टाइम के लिए वर्क लाइफ बैलेंस भी आपका बिगड़ सकता है। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा, अपने इमोशनल सेहत पर भी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं 13वीं भविष्यवाणी की तरफ, या 13वें योग की तरफ, जो कि है 7 दिसंबर गुरु मंगल का समसप्तक योग। मंगल आ जाएंगे आपके चौथे घर में और समसप्तक योग बनेगा गुरु के साथ। मंगल का चौथे घर में आना, देखिए क्योंकि यहाँ पे उनका दिग्बल समाप्त हो जाता है, इस पर मैं थोड़ी बात देर में आता हूँ। अष्टमेश हैं और चौथे घर में आ रहे हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाना है या कुछ वाद विवाद सॉल्व करवाना है, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि वो चौथे से 12वें के स्वामी हैं और चौथे में ही बैठे हैं, प्रॉपर्टी के कारक हैं, अष्टमेश भी हैं। अचानक से कोई, और यहाँ से वो लाभ स्थान को भी देखेंगे, पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसे का लाभ दिखता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी बिक नहीं रही कोई, और पूरे प्रयास आपने कर लिए, ये वो टाइम होगा साल का अंतिम महीना जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है। हाँ, यहाँ पे वक्री ग्रह की एक दृष्टि होगी गुरु की, शनि की दृष्टि होगी मंगल पर, तो कॉम्प्रोमाइज़ तो थोड़ा करना पड़ेगा। पर अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। कई लोग होते हैं, उन पेपर्स तो बहुत, वो करोड़पति हैं, मेरी एक प्रॉपर्टी वहाँ पर है, उसका दाम 1.5 करोड़ है, एक फ्लैट है वहाँ पर 2.5 करोड़ रेट चल रहा है उसका, बिकती नहीं। तो यहाँ पे ये टाइम है कि जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज़ बिक सकती हैं अगर आप चाहते हैं। पर जैसा मैंने कहा, वक्री गुरु का प्रभाव है, मंगल का दिग्बल समाप्त है, यानी कि यू विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन, या फिर आप अथॉरिटेटिव पोजीशन में नहीं होंगे अगर प्रॉपर्टी बेचनी है। कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी रहिएगा। तो अगर आपको, यू आर इन नीड ऑफ कैश, आपको पैसा चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको प्रॉपर्टी बिक सकती है। अब आप अड़े रहे कि नहीं भाई मुझे तो इतना ही चाहिए, तो फिर ये टाइम का कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो ये उनके लिए है जो कैश क्रंच से गुजर रहे हैं, जिनको चाहिए कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हम लिक्विडाइज कर लें। ठीक है भाई, मेरे को 2 करोड़ चाहिए थे, 2 करोड़ नहीं मिल रहे, कोई 1 करोड़ 80 दे रहा है तो मैं भी ले लूँ, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। क्योंकि मंगल अष्टमेश है, यहाँ पे दिग्बल समाप्त हो गया, और अभी अभी हमने गुरु की बात करी थी, कार्य क्षेत्र में अभी भी कोई बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा। और यहाँ पे हमने वो जॉब जाने की आदि बात करी, मंगल यहाँ पे आ गया ना, तो क्योंकि वो अष्टमेश 10वें घर को देख रहे हैं, ये और दिखा रहा है कि साल का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में बहुत दुविधाएं लेकर आएगा। सबसे कष्टकारी टाइम कार्य क्षेत्र के लिए आपके लिए साल का अंतिम भाग रहेगा। मंगल का दिग्बल भी समाप्त है, यानी कि आपका खुद का कॉन्फिडेंस खराब होगा और आपसे गलतियां भी बहुत होंगी। अब गलतियां भी हो रही हैं, कंपनी में भी अगर हालात ख़राब है, समय भी खराब है, तो देखिए मान के चलिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम नहीं है। तो ये जो साल का अंतिम भाग है, जाते जाते कई लोगों को
मैं ये नहीं कहूँ सबकी जॉब जाएगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत कष्टकारी टाइम हो सकता है। और हाँ, अगर कुंडली में बहुत बुरा समय चल रहा है तो जॉब जाने के योग बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। ये फिर से चौथे 10वें का इन्वॉल्वमेंट कार्य क्षेत्र और पर्सनल लाइफ में बहुत दिक्कतें दिखा रहा है। चौथे घर में मंगल है तो ये इंजरीज के भी योग बना ही देते हैं, एक्सीडेंट्स के योग बनाते हैं, और ऐसा लगता है घर में बहुत कलह कलेश होंगे, उसका भी इम्पैक्ट दोनों ही चीज़ों पर पड़ेगा। तो ये मंगल का जो गोचर है ना, और समसप्तक वक्री गुरु से प्रभाव बहुत अच्छा नहीं, गुरु बाधकेश हैं आपके, फिर से कहूँगा। तो ये काफ़ी कष्टकारी टाइम साल का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में आपके लिए हो सकता है। चलते हैं 14वीं भविष्यवाणी की तरफ, जो कि है सूर्य मंगल शुक्र की युति चौथे घर में। मंगल थे, सूर्य 16 तारीख के आसपास आई थिंक आ चुके होंगे, शुक्र आ जाएंगे 20 दिसंबर को, और इन पर होगा वक्री गुरु का प्रभाव। अब फिर से अभी जो हमने बात करी, अब यहाँ पर सूर्य भी आ गए, सूर्य भी 12वें घर के स्वामी हैं। अब देखिए 8वें घर का, अच्छा अच्छी चीज़ों की बात कर लेते हैं पहले। 8वां 12वें घर के स्वामी 10वें घर को देख रहे हैं, जहाँ पे सप्तमेश है। जो लोग अपनी जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए अच्छा योग है, और जो लोग स्पेशली जॉब चेंज करना चाह रहे थे इस औचित्य से कि उनका प्रोफाइल बदल जाए। लेट्स से कि आप सेल्स में थे, आप चाहते थे मार्केटिंग में चले जाएं, आप आईटी में थे, आईटी में किसी पर्टिकुलर एरिया में थे, आप चाहते थे एरिया मेरा थोड़ा सा बदल जाए, उनके लिए बहुत अच्छा जॉब चेंज का अच्छा। जिनकी कुंडली अच्छी चल रही होगी दशांतशा, उनके लिए बहुत अच्छा योग है। लेकिन पुनः जिनका समय खराब होगा, जो अभी हमने जॉब जाने की बात करी, उसकी प्रबलता बढ़ जाती है। 12वें घर का स्वामी भी 10वें घर को देख रहा है। विदेश में भी अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए अच्छा है। ये पुनः कहूँगा जिनकी कुंडली अच्छी चल रही है उस टाइम पे। पर अगर समय खराब है तो 8वें 12वें का के स्वामी का प्रभाव 10वें घर पर, साल का अंतिम भाग कुछ लोगों के लिए जॉब में बहुत कष्टकारी हो सकता है। जॉब जाने के योग, जॉब में आपके बॉसेस का निंदात्मक स्वभाव, नाम बिगड़ना, और शुक्र का प्रभाव ऑफिस पॉलिटिक्स। तो साल का अंतिम भाग कार्य क्षेत्र में बहुत दुविधाएं लेके आने वाला है। आई थिंक बहुत चैलेंजिंग टाइम आपका होने वाला है। और क्योंकि यहाँ पे देखिए मंगल का दिग्बल तो समाप्त था ही, सूर्य भी आगे, उनका भी यहाँ पे दिग्बल 0 होता है। इन दोनों का जो दिग्बल होता है ना 100% होता है यहाँ पर, और यहाँ पे होता है 0%। हर ग्रह का होता है। जैसे बृहस्पति यहाँ पे 100% दिग्बली होते हैं, तो बृहस्पति यहाँ पे 0% दिग्बली होते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे मंगल सूर्य दोनों का दिग्बल समाप्त, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा। चौथे घर में मंगल सूर्य शुक्र, जिसमें से एक अष्टम का स्वामी, एक 12वें का स्वामी, 8वां 12वां। अच्छी चीज़ ये है कि फिर से घर बेचने के लिए, प्रॉपर्टी बेचने के लिए बहुत अच्छा है। अपने घर में कुछ कंस्ट्रक्शन कराने के लिए बहुत अच्छा है, वाहन बेचने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन चौथे घर में 2 दिग्बल समाप्त वाले ग्रह, ऊपर से शुक्र, तो ये घर में पैसों को लेकर झगड़े, घर में षड्यंत्र, आपके जो बाकी रिश्तेदार हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, साल का जो अंतिम भाग है ना कन्या के लिए, वो बहुत टेस्टिंग होने वाला है। नॉट ओनली ऑन फ्रंट ऑफ करियर, पर्सनल फ्रंट। और चौथे घर में मंगल का आना, शुक्र का आना, मैं हमेशा कहता हूँ इनमें से एक भी ग्रह अगर आपकी कुंडली में भी है तो कहीं ना कहीं छोटा मोटा एक्सटेंड कराएंगे आप। लेकिन दोनों अगर चौथे घर में आ गए, और बाकी भी जो प्रभाव है, शनि का प्रभाव भी है, गुरु का प्रभाव भी है, ये केतु का प्रभाव भी है, काफ़ी कष्टकारी टाइम होगा। पर्सनल लाइफ, एक्सीडेंट्स, इंजरीज, और हेल्थ वाइज कहें जिनको लंग्स की प्रॉब्लम, हड्डियों के रोग, और सबसे इम्पोर्टेंट जिनको बीपी, कोलेस्ट्रॉल और कार्डियक इश्यूज हैं, साल का अंतिम भाग काफ़ी कष्टकारी। तो अब ये डराने की बात नहीं है, और ना ही मैं ये औचित्य से बैठता हूँ, लेकिन जो योग बनते हैं वो बताने इम्पॉर्टेंट है। मैं ये छठी वीडियो पे हूँ, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छे गए हैं, 1-2 महीनों को छोड़कर, कुछ लोगों के लिए थोड़े से सेंसिटिव हैं। कुछ को अगर ये लगता हो कि मैं बनाने ही बैठता हूँ कि हाँ यहाँ पे नेगेटिव बोलूँगा, ऐसा नहीं है, वो आपकी अपनी सोच हो सकती है। पर अगर कुछ एज ज्योतिष मुझे दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे कष्टकारी टाइम है, तो आपको सचेत करना तो मेरी एक जिम्मेदारी है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस चीज़ पे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से साल का अंतिम पार्ट जो है, अंतिम महीना जो है, वो कन्या वालों के लिए बहुत सेंसिटिव रहने वाला है। तो इसका बहुत ध्यान दीजिएगा, जो भी मैंने चीज़ें कही उन पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिएगा। ऑफकोर्स जब हम मंथली जाएंगे तो बाकी चीज़ों पर भी ध्यान देंगे, लेकिन इन 14 योगों पर आपको काफ़ी ध्यान देना है। उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करते हैं। आपको एक पात्र में
गंगा जल, शुद्ध गाय का दूध और सफ़ेद तिल, काले तिल, ये मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करना है। सफ़ेद पुष्प की माला, गुलाब के पुष्प अर्पण करने हैं। 4 घी के दिए, 4 सरसों के तेल के दिए अर्पण करने हैं। केसर युक्त खीर का भोग लगाकर महादेव का मंत्र है, रुद्र गायत्री मंत्र इसको कहते हैं। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्, 108 बार जाप कीजिएगा। ये सारे उपाय एक ही बार करने हैं, किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरा उपाय है, गणेश जी को बेसन के हलवे का भोग लगाइए, गणेश चालीसा का 8 बार पाठ कीजिए और 4 तिल के तेल के दिए अर्पण कीजिए और गणेश चालीसा के कुछ पुस्तकों का दान कीजिए और किसी भी मंदिर में गुड़, फल, दही और दूध इसका दान कीजिए। ये उपाय करेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।